हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कॉलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखे थे कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल क्या करे, आपस में कोलाइड करे, तब जाके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो सारे चीज़ हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए इस चैप्टर में हम बताए थे आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना था। एक तो रेट के बारे में हम लोग स्टडी किए थे, उसके बाद मैकेनिज्म देखे थे, मॉलिक्यूलरिटी देखे थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखे थे, फिर उसमें कैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इस सब के बारे में हम लोग देखे थे, डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखना है लास्ट टॉपिक है ये फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। एक तो हो जाएगा रिएक्टेंट का नेचर हो जाएगा। फिर से हम लोगों को देखना है कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, इसको देख चुके हैं एक्चुअल में। फिर हम लोग देखेंगे रेट कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे। फिर देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। मेनली इसमें हम लोग को फोकस करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन चलिए देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। एक तो देख लेते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसे रिएक्टेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। तो इसमें भी हो जाएगा, एक तो फिजिकल स्टेट हो जाएगा, फिर साइज हो जाएगा, फिर उनके बीच में जो बॉन्डिंग होता है इस पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसमें हम लोग देख लेते हैं पहले। अगर इसमें देखा जाए नेचर ऑफ रिएक्टेंट में एक एक करके दो तीन पॉइंट बनेगा आपको। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। देखिए रिएक्टेंट आपका क्या होगा, रिएक्टेंट या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या गैस होगा। तो जब भी रिएक्शन होता है तो मॉलिक्यूल जो भी रिएक्टिंग स्पेसीज हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो आयन हो, क्या हो जाए, फ्री हो जाए तभी कोलाइड करेगा। अगर वो बाइंड स्टेट में रहेगा तो कोलाइड नहीं करेगा। तो अगर देखें सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो सबसे ज़्यादा किसमें फ्री स्टेट में रहता है रिएक्टिंग स्पेसीज। तो क्लियर है गैसेस स्टेट में फ्री स्टेट में रहेगा, और वहीं सॉलिड स्टेट में बाइंड स्टेट में रहता है, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होता है अपना मीन पोजीशन पर एटम का। तो वहाँ रिएक्शन स्लो हो जाएगा सॉलिड स्टेट के केस में। वहीं गैसेस स्टेट के केस में क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होगा। तो अगर कोई पूछे कि सेम स्पेसीज है और उसका रिएक्शन किस स्टेट में फास्ट होगा, तो गैसेस स्टेट में फास्ट होगा। तो ये गैसेस स्टेट में हो जाएगा फास्ट, गैसेस स्टेट। इसके बाद आ जाएगा आपका लिक्विड स्टेट, फिर हो जाएगा आपका सॉलिड स्टेट। इस तरह से हो जाएगा। ये तो हो गया स्टेट। इसके बाद होता है कि मान लीजिए आपका रिएक्टिंग स्पेसीज सॉलिड है, क्योंकि जो हम लोग रिएक्शन क्या होता है, सॉलिड स्पेसीज होता है, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर रिएक्शन कराते हैं। या सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी रिएक्शन करा रहे हैं, मान लीजिए सॉलिड स्पेसीज है। तो देखिए अगर उसका साइज बहुत बड़ा है सॉलिड का, तो कांटेक्ट में कौन आएगा, सरफेस का पार्टिकल कांटेक्ट में आता है, वहीं पहले रिएक्शन में भाग लेगा। तो अगर एक सॉलिड है उसका पाउडर फॉर्म कर लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ने के चलते रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि अगर एक स्टोन है और उसको पाउडर फॉर्म में कर देंगे तो उसका रेट बढ़ेगा घटेगा, तो ऑफ कोर्स रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि पाउडर फॉर्म जाने के बाद क्या हो जाएगा, सभी मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आ जाएगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो पाउडर फॉर्म में रिएक्शन फास्ट होता है। तो इन सॉलिड स्टेट द रिएक्शन विल फास्टर इन पाउडर फॉर्म। इन सॉलिड स्टेट, इसको लिख लेते हैं, फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट इन
पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट reaction will go faster, will go faster। तो अगर कोई रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है तो अगर वो पाउडर फॉर्म में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इसके चलते रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो अगर सॉलिड स्टेट में होगा पार्टिकल तो ध्यान दीजिएगा, उसको रिएक्टेंट अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो हम लोग उसको क्या कर लेंगे, उसको पाउडर फॉर्म में कर देंगे, जिसके चलते रिएक्शन का रेट फास्टर हो जाएगा। तो ये तो हो गया। फिर देख लेते हैं हम लोग केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। केमिकल नेचर का मतलब है बॉन्ड से मतलब है, होता है कहीं डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, कभी ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करना है आपको, कहीं 4 बॉन्ड ब्रेक करना है। इस सिचुएशन में जितना नंबर ऑफ बॉन्ड कम होगा आसानी से वो ब्रेक हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होगा तो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा होगा और इसलिए रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है नेचर ऑफ बॉन्ड पर कि किस टाइप का बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि वीक है बॉन्ड, साथ ही साथ नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं, मान लीजिए NO है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 गैस कर बना रहा है, इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। और एक रिएक्शन ले रहे हैं मीथेन का, CH4, ये गैस है, लिखना होगा स्टेट लिख सकते हैं, ऑक्सीजन गैस है, ये बन जाता है CO2 गैस। ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, इसका भी ऑक्सीडेशन, इसका भी ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो अगर बैलेंस करना होगा तब कर सकते हैं बैलेंस, साथ ही साथ वाटर निकलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिक्विड स्टेट में होता है। तो कार्बन बैलेंस हो गया 4 है, 2 कर लेते हैं, तो 4 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ 2 कर लेते हैं। तो देखिए दिखाया गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, 2 ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाया गया है। अगर NO की बात करें तो क्या है, NO में ट्रिपल बॉन्ड है, आप ऐसे होता है बॉन्ड, एक तो डबल बॉन्ड होता है और एक क्या होता है, एक तो डबल बॉन्ड। देखिए नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 5, ऑक्सीजन के पास 2, 4 और 2, 6। ये कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये हो गया, ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब यहाँ देखते हैं CH4 में, ये तो इसका हो गया NO का, CH4 में क्या है, 4 बॉन्ड है, यहाँ तो 2 बॉन्ड है। तो इसका रिएक्शन हो रहा है तो कितना बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ रहा है, 2 बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ रहा है, लेकिन ये इसका जब रिएक्शन हो रहा है तो 4 बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ रहा है। तो इस बॉन्ड इंथैल्पी अधिक है मीथेन का, किसके रिस्पेक्ट में, NO के रिस्पेक्ट में, इसलिए तो रिएक्शन फास्ट होगा, लेकिन ये रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। ये रिएक्शन फास्ट होगा और ये रिएक्शन स्लो होगा। तो आपको नेचर पर भी डिपेंड करता है रिएक्टेंट के किस टाइप का बॉन्डिंग है, कितना बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड कि वीक बॉन्ड है, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड करेगा। तो ये तो हो गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें फिजिकल साइज, फिजिकल स्टेट, केमिकल नेचर हम लोग देख लिए। उसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर, उसको भी देख लेते हैं। एक बार देख चुके हैं हम, चलिए फिर से देख लेते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, रिएक्टिंग स्पेसीज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज।
देखिए यहाँ रिएक्टिंग स्पेसीज हम दोनों ले सकते हैं। कभी कभी कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जिसका हम लोग रेट लिखे थे तो उसमें देखे थे कि उसमें प्रोडक्ट का भी टर्म आता है, रेट ऑफ रिएक्शन में प्रोडक्ट का भी टर्म आ जाता है कंसंट्रेशन का। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें देखे थे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के साथ साथ कहीं कहीं प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है। तो ये अधिकतर जनरल देखा जाए तो रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन कहीं कहीं केस में होता है कि वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। लेकिन अधिकतर केस में किस पर डिपेंड करता है? रिएक्टेंट पर। मान लीजिए एक जनरल हम केस ले रहे हैं, जैसे ए और बी आपस में रिएक्शन करके ये बना रहा है प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए ध्यान दीजिए, ऑर्डर मालूम रहना चाहिए। एक हम लोग लेते हैं रेट कांस्टेंट, और मान लीजिए ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, बी के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है, तो किस पर डिपेंड करेगा? ए टू पावर 1 और बी टू पावर 1। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा, और रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। हम मान लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेट कांस्टेंट ये कांस्टेंट है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। जो रिएक्टिव स्पेसीज है अगर उसका हम कंसंट्रेशन वैरी करेंगे तो रेट भी वैरी कर जाएगा। ध्यान दीजिए, जब कंसंट्रेशन वैरी करेंगे तो क्या हो जाएगा? रेट भी वैरी कर जाएगा। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। साथ ही साथ ऑर्डर होता है उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ ऑर्डर तो फिक्स हो गया है। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? 1 है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? 1 है। तो जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर रिएक्टिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए है इसलिए रेट कांस्टेंट भी फिक्स हो गया है। ये सिर्फ डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिव स्पेसीज, यानी आप इसको हम कांस्टेंट कर दे रेट, तो क्या कर सकते हैं आप? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू लिख सकते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और बी के क्या है? कांस्टेंट है। तो ये तो हो गया कंसंट्रेशन का टर्म। अब हम लोग को देखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है रेट ऑफ रिएक्शन पर। ऐसे भी हम लोग कहते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन अभी जस्ट हम बताए थे कि एक तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, दूसरा टेम्परेचर पर। अगर हम किसी रिएक्शन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दें, मान लीजिए कोई रिएक्शन ये है, ये प्रोडक्ट में जा रहा है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखेंगे एक तो रेट कांस्टेंट और फिर इसका कंसंट्रेशन, चूँकि ऑर्डर 1 है तो यहाँ पावर 1 हो जाएगा। तो ये कर रहे हैं कि मान लीजिए कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दें, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन ये डिपेंड करेगा रेट कांस्टेंट पर। यहाँ ये कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है, ये वैरी नहीं कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा। और रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, it depend on the temperature, depend on the temperature, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है।
यानी अब क्या है, मान लीजिए हम किसी रिएक्शन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट करके टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं, तो टेम्परेचर वेरी करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाता है, और रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ने के चलते क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। यानी एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या बढ़ जाएगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, और रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अधिकतर रिएक्शन में यही होता है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाता है, जिसके चलते रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। बहुत सारा रिएक्शन ऐसा है कि जिसमें हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग रीच करने पर, यानी बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल और ट्रिपल हो जाता है, दुगना और तिगुना बढ़ जाता है। यानी सिर्फ 10 डिग्री टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट क्या हो जाता है, दुगना और तिगुना बढ़ जाता है, 2 टाइम्स और 3 टाइम इंक्रीज कर जाता है, बहुत फास्ट इंक्रीज कर जाता है 10 डिग्री मात्र टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो यानी ये तो क्लियर हो गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा गया है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही वेरी करते हैं हम लोगों का रेट कांस्टेंट, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेट कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाता है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो इतना तो पहले नोट करिए, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आप नोट कर लिए होंगे, इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए जब भी टेम्परेचर हम लोग वेरी करते हैं, अभी जस्ट बताया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से वेरी करते हैं तो रेट क्या हो जाता है, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स बढ़ जाता है। तो इसी को हम लोग टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर इंक्रीज किए और रेट 2 टाइम्स हो गया तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2 हो गया। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट को डिफाइन करना है तो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको म्यू से इंडिकेट करते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चाहिए, इट इज ए रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट। इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, ये रेशियो है एक तरह से। देखिए म्यू इक्वल टू होता है रेट कांस्टेंट, मान लेते हैं ये T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और एक रेट कांस्टेंट क्या है T डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। मान लीजिए हम कर रहे हैं यहाँ जो भी वैल्यू है 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये 2 टाइम्स बढ़ गया, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कोई पूछेगा व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट डिफरिंग बाय द 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट is the ratio of rate constant differing by 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो रेट कांस्टेंट अब निकाल दिया रहेगा। मान लीजिए एक रेट कांस्टेंट दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दूसरा रेट कांस्टेंट दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ रेट कांस्टेंट किसका रख देंगे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड का। यहाँ रेट कांस्टेंट रख देंगे हम लोग 30 डिग्री सेंटीग्रेड का। इस तरह से टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू निकाल सकते हैं।
इस तरह से क्या करेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हायर टेम्परेचर पर ये क्या है, लोअर टेम्परेचर पर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंस 10 डिग्री सेंटीग्रेड का हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, कैसे रिलेशन होगा इनके बीच में, रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो, उस समय रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होगा। इसको तो आप नोट कर लीजिए, क्या रिलेशन होगा इसको देख लेते हैं। मान लीजिए 2 रेट कांस्टेंट है एट डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। मान लीजिए टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू K दिया है T1, और T2 टेम्परेचर पर कितना दिया है, KT2। ये डिफरेंट टेम्परेचर है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, तो क्या होगा रिलेशन, KT2 अपॉन KT1 इक्वल टू होता है म्यू, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन 10। देखिए सेम चीज़ आएगा, अगर ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होता तो ये 10 ऊपर भी हो जाता, नीचे भी 10 कट जाता, कितना आ जाता, 1 आ जाता वैल्यू, तो वहीं आ जाता म्यू, और ये डिफरेंस इनके बीच में कितना हो जाता, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का। ध्यान दीजिए, अगर ये हम कर रहे हैं डिफरेंस 10 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा, तो वहीं फिर पिछला रिलेशन ही आ जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंस 10 रखेंगे, 10 कट जाएगा म्यू। आइए क्या होगा, हायर टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक तरह से क्या कहिए कि ये जनरल इक्वेशन है, यही हर जगह वैलिड होगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होगा तो पिछला केस अपने आप आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये सिंपल है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। इस तरह से आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं कोई भी रिएक्शन मिक्सचर का, कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, एक काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो अगर किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करें तो ये नहीं कि सभी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सेम होता है, सबका डिफरेंट होता है, सबकी एनर्जी डिफरेंट होता है। तो किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं रिएक्शन में, उसकी एक्यूरेट वैल्यू हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फाइंड नहीं कर सकते हैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का। तो क्या हुआ एक्चुअल में, 2 साइंटिस्ट है, एक बोल्जमैन और दूसरा मैक्स प्लैंक, इन्होंने स्टैटिक्स के माध्यम से ये स्टडी किया कि सिंगल मॉलिक्यूल का हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी होता है एक्यूरेटली उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक लार्ज स्केल पर मेजर किया, और जो काइनेटिक एनर्जी उन्होंने फाइंड किया जिसको कहते हैं हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और उन्होंने उसका प्लॉट ड्रॉ किया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का कुछ फिक्स एनर्जी था और उसका वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, यानी बोल्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ हैव सम काइनेटिक एनर्जी विद द वेरिएशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए मैक्सवेल बोल्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन अगर कर्व देखें, मैक्सवेल एंड बोल्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ काइनेटिक एनर्जी के साथ जो प्लॉट कर रहे हैं। मान लीजिए प्लॉट क्या है, इधर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मान लीजिए मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी E है, उसका नंबर Ne हम लिख रहे हैं, और टोटल मॉलिक्यूल Nt है। तो Ne अपॉन Nt, Ne क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी, Nt क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इधर ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का वेरिएशन देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसा वेरिएशन है। तो मैक्सवेल और बोल्जमैन ने देखा, स्टैटिस्टिकल स्टडी है, स्टैटिक्स के हेल्प से इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। तो उन्होंने देखा कि लोअर जो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल का जो नंबर है वो भी बहुत कम है, हायर एनर्जी वाले
हायर एनर्जी काइनेटिक वाले मॉलिक्यूल का भी नंबर कम है, यानी लोअर काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल का भी नंबर कम है और हायर काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल का नंबर कम है, बीच में अधिक है। उन्होंने देखा एक ऐसा कुछ प्लॉट आया उनका, ऐसा प्लॉट, इसी प्लॉट को कहते हैं हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी है, इसका वेरिएशन देख रहे हैं डायरेक्शन काइनेटिक एनर्जी के साथ। यहाँ मैक्सिमम में पीक मिल रहा है, यहाँ ये मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। ये मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी है, मैक्सिमम फ्रैक्शन। ये क्या है? मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी है। इस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, यानी ऐसी एनर्जी जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी हो, उसे हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, तो द एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी। यहाँ लिख देते हैं हम मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन of molecule is known as most probable energy. The energy of maximum fraction of molecule is known as most probable energy. मान लेते कोई टेम्परेचर है T डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये जो प्लॉट किया गया वो T डिग्री सेंटीग्रेड का है, और अगर टेम्परेचर हम लोग वैरी करते हैं, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा दिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर है इसका बढ़ा दिए, तो उन्होंने देखा कि ये जो प्लॉट है, ये जो कर्व है, वो ब्रॉडेन आउट हो जा रहा है, फैल रहा है, स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ऐसे कुछ। ऐसे कुछ है। तो टेम्परेचर बढ़ा लीजिए, मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ा दिया, अब T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर हो गया T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो देखा कि स्प्रेड आउट हो गया, अगर आप ब्रॉडेन आउट, फैल गया इधर, हायर काइनेटिक एनर्जी की तरफ फैल गया। मान लीजिए इस T डिग्री सेंटीग्रेड पर बात कर रहे हैं, यहाँ इसका एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम बात किए थे जब बताए थे कॉलिजन थ्योरी। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। यानी इस प्लॉट में क्या था, T डिग्री सेंटीग्रेड की बात करिए, चलिए T डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं, तो इतना जो एरिया है, यही फ्रैक्शन वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है, या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या उससे अधिक है। तो यही रिएक्टिंग स्पेसीज क्या होगा, कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। यानी ये जितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है, वही रिएक्टिंग स्पेसीज किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। कन्वर्ट होने के लिए कंडीशन है, अगर ऐसे रिएक्टिंग स्पेसीज जिनकी काइनेटिक एनर्जी या कहीं एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से अधिक हो या उसके इक्वल है, वही रिएक्टिंग स्पेसीज कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। बाकी इधर का जो एरिया है ये कन्वर्ट नहीं होगा प्रोडक्ट में। ये तो फिक्स है, एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू फिक्स है। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, अब टेम्परेचर बढ़ा दिए, एक्टिवेशन एनर्जी का तो यही लाइन है। तो अगर लोअर टेम्परेचर पर देखें तो इतने ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो एरिया कवर किया गया है वही बैरियर को क्रॉस कर रहा है लोअर टेम्परेचर पर। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिए हम, तो इतना अधिक एरिया आ गया, ये वाला एरिया,
एक्स्ट्रा एरिया है, ये तो पूरा है आएगा। कोई पूछेगा कि आपका हायर टेम्परेचर में कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बैरियर को क्रॉस करेगा, तो ये पूरा करेगा, ये पूरा जितना ये एरिया दिख रहा है पूरा क्रॉस करेगा। लेकिन ये हायर टेम्परेचर पर इतना जो एरिया है ये वाला पोर्शन, ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। इतना एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल क्रॉस कर रहा है बैरियर को, यानी टेम्परेचर बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ जो रिएक्टिंग स्पेसीज है वो बैरियर को क्रॉस करने वाला उनकी संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। लोअर टेम्परेचर पर सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल बैरियर को क्रॉस कर रहा है, लेकिन हायर टेम्परेचर पर ये पूरा क्रॉस कर रहा है फ्रैक्शन, तो इतना तो बढ़ गया ना। तो इतने मॉलिक्यूल ज़्यादा क्रॉस कर रहा है, इतना एरिया ज़्यादा शेडेड एरिया दिखाया गया है। तो ये नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज का तो नंबर बढ़ गया, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, ये वैल्यू है जो एनर्जी का, इससे अधिक है, इससे इक्वल है। यही होना चाहिए कंडीशन रिएक्शन होने के लिए। तो हम क्या देख रहे हैं, इस कर्व के अकॉर्डिंग आपको यही पता चल रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी को, जो बैरियर है हमारा, उसको क्रॉस करने वाले मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, संख्या बढ़ जा रहा है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और फैलेगा ग्राफ। तो इस ग्राफ से यही फायदा है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये पूरा जो कर्व है, ये T डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो कर्व हम ले रहे हैं, उसके अंदर जो एरिया है वही T+10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर का एरिया है। एरिया चेंज नहीं हो रहा है, एरिया कांस्टेंट है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के चलते वो बैरियर को क्रॉस करने वाले मॉलिक्यूल का संख्या बढ़ जा रहा है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जा रहा है। अगर ये हायर टेम्परेचर पर देखें तो ये मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी यहाँ है, यानी अधिकतर मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी हो तो बढ़ गया हायर टेम्परेचर पर। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा, ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, क्योंकि फैल जाएगा ना। तो आप ये वीडियो पॉज करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। ध्यान दीजिए, आगे चल के हम लोग देखेंगे ये जो फ्रैक्शन ये दिख रहा है एरिया, ये क्या है एक्चुअल में। ये जो एरिया है लो टेम्परेचर पे ही ले सकते हैं। ये क्या है इसकी वैल्यू, e⁻⁻e/RT, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं इसकी वैल्यू, ये वाला e⁻⁻e/RT, जिसको बोल्जमैन फैक्टर बोलते हैं। ये जो एरिया है कोई एक एरिया, और लोअर टेम्परेचर पर ये ला होगा, हायर टेम्परेचर पर भी पूरा हो जाएगा। तो कोई एक टेम्परेचर पर लेंगे तो ये क्या है, अगर ये लोअर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो ये जो एरिया है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। सुन लीजिए क्या है, e⁻e/RT क्या इंडिकेट कर रहा है, e⁻e/RT इंडिकेट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी ग्रेटर, इधर है तो ग्रेटर या इक्वल टू, इसको भी, इस लाइन को भी कंसीडर करना है। तो ये जो एरिया है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान दीजिए, कब ये बहुत बार पूछा जाता है, ये जो ये ग्राफ में जो एरिया कवर किया गया वो क्या इंडिकेट कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या होता है, उसकी वैल्यू होता है e⁻e/RT, e⁻e/RT। ये इंडिकेट क्या करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी है, इधर जाएंगे या इसके इक्वल। तो ये एरिया जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। इसका वैल्यू क्या होता है, e⁻e/RT। ये हो गया। बाद में इसको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया था इक्वेशन के हेल्प से आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया था टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट के साथ।
और उसको एक्सप्लेन भी किया था, उसका फिजिकल एक्सप्लेनेशन भी दिए थे। सबसे पहले तो कहिए तो वन टफ दिए थे, लेकिन वन टफ ने कोई फिजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था इक्वेशन का, लेकिन बाद में आर्हेनियस ने उसका एक फिजिकल एक्सप्लेनेशन दिया था इक्वेशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। उस इक्वेशन में क्या है, रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ रिलेशन है। अगर आप ये भी जानते हैं कि अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कांस्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर वेरी करेंगे तो उसके साथ साथ रेट कांस्टेंट वेरी करेगा। तो आर्हेनियस ने उसका अच्छे ढंग से एक्सप्लेनेशन दिया था, फिजिकल एक्सप्लेनेशन। तो उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। तो उसको देख लेते हैं आर्हेनियस इक्वेशन को। देखिए आर्हेनियस इक्वेशन क्या है। आर्हेनियस इक्वेशन ये है आपका k इक्वल टू AE⁻⁻ इसको पहले लिख लेते हैं। k क्या है आपको मालूम है, ये रेट कांस्टेंट है। रेट कांस्टेंट किस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर T है उस समय। ये क्या है, ये आर्हेनियस फैक्टर, या इसको बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर या इसका नाम है एक प्री एक्सपोनेंशियल, क्योंकि ये टर्म क्या है, एक्सपोनेंशियल है। ये तो एक्सपोनेंशियल e⁻ समथिंग है, तो एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल से पहले ही है, तो इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और ये ध्यान दीजिए, अभी जस्ट ये टर्म लिखे थे, हम लिखे थे -E/RT क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस किए थे। E/RT, e⁻−E/RT ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल या रिएक्टिंग स्पेसिस कहिए, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी ग्रेटर और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, ग्रेटर और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। ये है एक्टिवेशन एनर्जी, इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए जो RT का वैल्यू होगा, क्योंकि यूनिट तो कैंसिल आउट होगा, जो RT का यूनिट होगा उसी ये का मतलब हम यूनिट से मतलब है, ये का क्या यूनिट होगा, जो RT का यूनिट होगा। RT का जो यूनिट होगा वही ये का यूनिट होगा। तो R का यूनिट क्या होगा, RT का यूनिट निकालना होगा, तो इसका होता है जूल पर केल्विन पर मोल। SI की बात कर रहे हैं, T तो केल्विन होगा, तो केल्विन पर केल्विन कैंसिल आउट होगा, तो जूल पर मोल हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा वैल्यू, जूल पर मोल, कटेगा ना केल्विन और पर केल्विन, तो ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी इन जूल पर मोल, जूल पर मोल। SI की बात कर रहे हैं, SI में R तो जान ही रहे हैं आप। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यहाँ लिख दे रहे हैं R की वैल्यू, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है R। इसका R की वैल्यू क्या होता है SI में, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, R की वैल्यू SI में। और T क्या है, T टेम्परेचर इन केल्विन है, T है आपका टेम्परेचर इन केल्विन, T टेम्परेचर इन केल्विन। तो ये सारे टर्म हो गए। देखिए कि क्या है आपका रेट कांस्टेंट है, ये क्या है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या इसको बोलते हैं आर्हेनियस फैक्टर या कॉलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ये तो एक्सपोनेंशियल का टर्म है। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है।
टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। ध्यान दीजिएगा, टी को लेंगे केल्विन में। तो ये है जो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में इक्वेशन लिखा गया है, इसी को बोलते हैं हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन। और इसमें क्या है, कोई भी रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए ये रिएक्शन दिया है A to B, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या लिखेंगे, K(A)⁴ 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा के, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा के। और के किस पर डिपेंड करता है, के डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, के डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाता है, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी तरह एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ नेगेटिव है ना, ऊपर है न्यूमरेटर में, तो इसकी वैल्यू अगर बढ़ाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू घट जाएगा, और जब रेट कांस्टेंट की वैल्यू घट जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। यानी देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और इसकी वैल्यू घट जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घट जाएगा। यानी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी घटाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। इसको डिस्कस कर लेंगे और अच्छे ढंग से इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या है आपका, देखिए इसके बाद हम देख लेते हैं। K इक्वल टू A e⁻⁻⁻RT, K इक्वल टू A e⁻⁻RT। देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं हल्का सा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा, ये ध्यान दीजिए। ये टर्म कहाँ है, T कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। तो अगर T की वैल्यू हम क्या करते हैं, T है, इसकी वैल्यू क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये अप करेंगे ऐसे एरो तो इंक्रीज, डाउन कर देंगे डिक्रीज। टी की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, बाकी कांस्टेंट ले लिए हैं, ये और आर को कांस्टेंट लिए हैं, ये अपॉन आर टी। अगर ध्यान दीजिए टी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये अपॉन आर टी की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेंगे, तो माइनस लगा देंगे तो क्या होगा, माइनस ये अपॉन आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो इंक्रीज करेगा। टी देखिए ध्यान दीजिए, टी इंक्रीज कर रहे हैं तो ये अपॉन आर टी की वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। माइनस साइन लगा देंगे तो वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और ये इंक्रीज करेगा। तो अब ये बताइए माइनस ये अपॉन आर टी की वैल्यू क्या होगा, ये तो इंक्रीज कर रहा है ना वैल्यू, ये इंक्रीज कर रहा है, इसकी वैल्यू तो फिक्स है और 1 से अधिक होता है, तो ये वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, ये वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। तो ये इंक्रीज करेगा, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, e⁻⁻e/RT, यानी ये ना क्या है, इसकी वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी आपने देखा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे e/RT की वैल्यू डिक्रीज करेगा, माइनस e/RT की वैल्यू इंक्रीज करेगा, e⁻⁻e/RT का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो k इक्वल टू जो e⁻e/RT है उसकी वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस तरह से क्या हो गया, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाना है, अभी लिखे थे A to B जा रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिखेंगे, k मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर है तो A, और कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। k किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो k का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर t की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो k के वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और k का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। सभी लोग ध्यान दें यहाँ अच्छे ढंग से, t बढ़ाए
तो ई अपॉन आर टी का वैल्यू घट गया, क्योंकि ये क्या है डिनोमिनेटर में है, इसकी वैल्यू बढ़ेगा तो ई अपॉन आर टी का वैल्यू घट जाएगा। तो माइनस ई अपॉन आर टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ई टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। के इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई रिएक्शन है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, के इंटू ए। मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जा रहा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो इसको अच्छे ढंग से आप लिख लीजिए, पहले तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया। अब देखिए इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, लेकिन देखिए थोड़ा सा देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का, कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो क्या रिलेशन होगा। मान लीजिए फॉर ई है, एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं। अगर एक्टिवेशन एनर्जी चलिए बढ़ा देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ई अपॉन आर टी, ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगा। तो माइनस ई अपॉन आर टी का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि निगेटिव साइन ले लिए हैं। तो माइनस ई टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी, इसकी वैल्यू क्या होगा, इतना घट रहा है तो इसके पावर की वैल्यू घटाएंगे तो ये भी घटेगा। तो के इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए ई टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये तो कांस्टेंट है, जब ये पूरा घट रहा है तो ये भी टर्म क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्या देखा आपने कि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगा। अभी देखे थे आप रेट ऑफ रिएक्शन, जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, के की। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ जा रहा है, ए घट जा रहा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू घट जा रहा है। तो रेट कांस्टेंट की, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो ये घट जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, अगर यहाँ लिख दें रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर शॉर्ट में रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घट जाएगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी घटा दें तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। ये 2 पॉइंट मार्क करिएगा आप लोग। एक्टिवेशन एनर्जी जब बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट घट जाएगा, रेट कांस्टेंट घट जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घट जाएगा। अब यहाँ क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी घटा रहे हैं तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो अब इसको अच्छे ढंग से नोट कर लें, यहाँ इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आर्हेनियस इक्वेशन जो यहाँ लिखा हुआ था एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में था, अगर इसको लॉग के फॉर्म में हम लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। इसमें क्या था, आर्हेनियस इक्वेशन। क्या था आर्हेनियस इक्वेशन, के इक्वल टू ए ई टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, लॉग के फॉर्म में लिखें, देखिए पहले तो दोनों तरफ एल एन ले लीजिए, एल एन के फॉर्म में लिखते हैं। एल एन का मतलब लॉग का बेस ई है, दोनों तरफ एल एन लेते हैं। एल एन का मतलब ध्यान दीजिएगा लॉग का बेस ई है, एल एन। तो एल एन के और इधर एल एन ले लेंगे, एल एन ए ई टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो क्या हो जाएगा, एल एन के का मतलब क्या है, लॉग का बेस ई है, ए इंटू बी पहले। तो क्या हो जाएगा, एल एन ए प्लस ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी इक्वल टू क्या लिखते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, एल एन ई टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी। आप ध्यान दीजिए, एल एन इसको लॉग का बेस ई है, एल एन का मतलब लॉग का बेस ई है, लिख दे रहे हैं।
ln का मतलब होता है log का बेस e। तो ये जो पावर है, जब भी ये तो बेस है, ये पावर है, तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ln log e के log e a और ये पावर आ जाएगा तो e अपॉन आर टी इधर हो जाएगा, और log e टू पावर e है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा e टू पावर e का। ये तो ख़त्म हो गया। अगर चाह रहे हैं बेस 10 में करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, अगर बेस 10 में करना होता है तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं 2.303। अब ये log का बेस 10 हो जाएगा, log का बेस 10। अगर पहले मान लीजिए यही इक्वेशन लिखना है आपको, कहीं कहीं दिया रहता है इसी फॉर्म में, तो ये ln k है, एक्चुअल में ln a है और माइनस e अपॉन आर टी। ये तो इक्वेशन एक लिख लीजिए पहले। अब चाह रहे हैं कि इसको हम लोग 10 के बेस में ले जाएं तो क्या लिखेंगे, देखिए ln k इक्वल टू है ln a माइनस e अपॉन आर टी। तो क्या करेंगे 2.303। अब ये log का बेस 10 हो जाएगा, log का बेस 10 के यहाँ भी 2.303 log 10 बेस a माइनस e अपॉन आर टी। अब दोनों तरफ क्या करें, 2.303 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, log के, अब बेस 10 समझिए, log का बेस कुछ नहीं तो बेस 10 है, इधर हो जाएगा log a, इतना से डिवाइड कर दिए हैं, ये हो जाएगा माइनस e अपॉन 2.303 आर टी, 2.303 आर टी, ये हो जाएगा इक्वेशन। तो इसको तो आप नोट डाउन कर लीजिए, पहले वीडियो पॉज करिए, इसको अच्छे ढंग से नोट डाउन कर लीजिए। तो आप तो इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आप। चलिए देखते हैं हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ln k वर्सेस 1/t, उसी तरह log k वर्सेस 1/t। ध्यान दीजिए ये जो रिलेशन है ln k और 1/t का, वो क्या है, एक लीनियर रिलेशन हुआ है। ln k का वेरिएशन जो टेम्परेचर के साथ 1/t के साथ हो रहा है वो लीनियर रिलेशन है। तो कैसे इसको प्लॉट करेंगे हम, देखिए ध्यान दीजिए, इसको रहने देते हैं अभी। तो या यहाँ लिख देते हैं ln k इक्वल टू क्या है, ln k इक्वल टू ln a माइनस e अपॉन आर टी, ये है रिलेशन। तो इसको अगर लाइन से कंपेयर करें तो क्या है, y इक्वल टू ये c है कांस्टेंट, c प्लस एम एक्स। ln k का वेरिएशन देखना है, ln k वर्सेस 1/t, ये वेरिएशन देखना है। ये इधर हो गया ln k, इधर क्या हो गया 1/t, ये हो गया 1/t। तो ये कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है, लाइन से कंपेयर करेंगे तो ये तो y की जगह ln k हो गया, x की जगह क्या हो गया 1/t। देखिए x की जगह क्या हो गया 1/t, तो m इक्वल टू कितना हो गया स्लोप, m इक्वल टू आ गया माइनस e अपॉन आर, और इंटरसेप्ट कितना हो गया, c इक्वल टू हो गया ln a, c इक्वल टू ln a, और स्लोप कितना हो गया माइनस e अपॉन आर। चूँकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, अगर पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन निगेटिव साइन लगा है तो निगेटिव हो जाएगा, और सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये इंटरसेप्ट मान लेते हैं, यहाँ ln a है, ln a, तो इंटरसेप्ट है, स्लोप क्या है निगेटिव है, तो ये जाएगा ऐसे लाइन जाएगा, क्योंकि थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, थीटा हो जाएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इस लाइन का स्लोप कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा माइनस e अपॉन आर। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, इस लाइन का अगर स्लोप दे दिया, आपसे पूछेगा एक्टिवेशन एनर्जी, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्योंकि लाइन का स्लोप तो दिया रहेगा, आर की वैल्यू मालूम है, लाइन का स्लोप दिया रहेगा, आर की वैल्यू मालूम है, क्योंकि ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका स्लोप दिया रहेगा लाइन का, आर की वैल्यू मालूम है, तो e का वैल्यू निकालेंगे कि नहीं, निकाल लेंगे, आसानी से निकालेंगे। कभी कभी आपको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर e की वैल्यू पूछता है, इसको भी निकालेंगे। अगर इंटरसेप्ट लाइन का मालूम है तो ln a इक्वल टू क्या रख देंगे, इंटरसेप्ट का वैल्यू रख देंगे, तो e का वैल्यू निकल जाएगा।
तो अगर कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है लाइन दिया है, उसका इंटरसेप्ट दिया है, तो इंटरसेप्ट की जगह पुट कर देंगे तो ये निकल जाएगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि लाइन की स्लोप इतना है, तो ये स्लोप रख देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू मालूम है। इस तरह से आप निकाल लेंगे। इस लाइन का स्लोप कोई पूछेगा, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप m इक्वल टू क्या है, माइनस ई अपॉन आर है। अगर वही लॉग का अगर यहाँ प्लॉट किया जाए, लॉग के वर्सेस 1/t, तो क्या होगा प्लॉट, देखिए ध्यान दीजिए, लॉग के वर्सेस 1/t अगर प्लॉट करना होगा तो यहाँ चेंज हो गया है। ये जो स्लोप है कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा माइनस ई अपॉन 2.303 आर हो जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा वैल्यू। देखिए अगर इसका प्लॉट कर रहे हैं हम, क्या इक्वेशन था आपका, ये था लॉग के इक्वल टू, यहाँ बेस 10 है, लॉग ए माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी। इसको लाइन से कंपेयर करिए और इक्वेशन एक ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं। इधर क्या है आपका लॉग के, इधर क्या है 1/t है। यहाँ क्या है, ये तो इंटरसेप्ट हो जाएगा y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। सी की जगह क्या हो जाएगा आपका लॉग ए हो जाएगा, और x की जगह क्या है, x की जगह तो 1/t है, 1/t, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m की जगह, m इक्वल टू होगा माइनस ए अपॉन 2.303 आर, ये आ गया। तो देखिए स्लोप चेंज हो गया इस लाइन का, इंटरसेप्ट भी चेंज है क्योंकि यहाँ बेस क्या है 10 है, ये हो गया इंटरसेप्ट लॉग ए, ये लाइन का स्लोप क्या है निगेटिव है, थीटा जो होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, इस बार m इक्वल टू हो गया माइनस ए अपॉन 2.303 आर। तो जब भी इस लाइन का स्लोप दिया रहेगा, लॉग के वर्सेस 1/t में है, ग्राफ प्लॉट किया तो m इक्वल टू क्या लेंगे, माइनस ए अपॉन 2.303 आर लेंगे। अगर स्लोप दिया रहेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे कंपेयर कर। उसी तरह यहाँ अगर इंटरसेप्ट दिया है तो आप क्या कर लेंगे, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, कभी कभी को ये रिलेशन पूछ देता है आपको, डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे देता है। मान लीजिए डिफरेंट टेम्परेचर दे दिया T1 T2, और कोई T1 पर एक रेट कांस्टेंट दे दिया K1, और K2 की वैल्यू पूछ रहा है हायर टेम्परेचर पर या लोअर टेम्परेचर पर, जो भी करे वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ। तो डिफरेंट टेम्परेचर पर आरहेनियस इक्वेशन क्या होगा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। एक तरह से कहिए रिलेशन है रेट कांस्टेंट का डिफरेंट टेम्परेचर, रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट डिफरेंट टेम्परेचर। अगर एट टेम्परेचर T1 ले लेते हैं, एट टेम्परेचर T1 क्या हो जाएगा, यही है रिलेशन आरहेनियस इक्वेशन। एट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट K1 है, रेट कांस्टेंट क्या है K1 है, रेट कांस्टेंट है K1। तो क्या रिलेशन हो जाएगा, लॉग K1 इक्वल टू लॉग ए अपॉन आर 2.303 ए आर, ये क्या है 1/T1 है। ध्यान देना है यहाँ, ये मानना है कि वेरी नहीं कर रहा है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू टेम्परेचर पर के साथ वेरी नहीं कर रहा है। साथ ही साथ ये किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। एक तो नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस पर डिपेंड कर रहा है, दूसरा ये भी है कि यहाँ कांस्टेंट लेंगे वैल्यू, ये वेरी नहीं कर रहा है टेम्परेचर के साथ। और एट टेम्परेचर T2, एट टेम्परेचर T2 रेट कांस्टेंट हो गया
K2, रेट कांस्टेंट कितना हो गया K2, तो क्या हो जाएगा log K2 इक्वल टू हो जाएगा log A माइनस EA अपॉन 2.303 R 82 हो जाएगा। ध्यान दीजिए टेम्परेचर जैसे जैसे वेरी कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट वेरी कर रहा है, और बाकी जो टर्म है कांस्टेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ वेरी नहीं किया है। जो यहाँ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू है टेम्परेचर T1 वहीं टेम्परेचर T2 पे है। साथ ही साथ एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू वेरी नहीं कर रहा है, यानी टेम्परेचर चेंज होने के बाद आपको ध्यान देना है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रहा है, और दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी भी चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है टेम्परेचर के साथ, तो जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं रेट कांस्टेंट की वैल्यू वेरी कर रहा है। तो अगर मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और इसको इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं इक्वेशन 2 से, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिलेगा आपको, ये ध्यान दीजिए log K2 माइनस log K1, इधर क्या हो जाएगा, ये टर्म तो कट जाएगा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको पहले लिख लेंगे ये अपॉन, और ये अपॉन 2.303 R तो कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेते हैं 2.303 R, और यहाँ क्या बचेगा 1/T1, इधर क्या बचेगा माइनस 1/T2। तो ये रिलेशन हो गया। अब इसको log A माइनस log B इक्वल टू क्या होता है, log A अपॉन B, इसको लिख दीजिए, ऊपर लिख देते हैं यहाँ फाइनल। तो ये क्या हो जाएगा आपका log K2 अपॉन K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ये आ जाएगा रिलेशन। ये भी आर्हेनियस इक्वेशन है, आर्हेनियस इक्वेशन का ही डिफरेंट फॉर्म है, ये ध्यान दीजिए। ये भी आर्हेनियस इक्वेशन, ये भी आर्हेनियस इक्वेशन, और K इक्वल टू A e टू पावर माइनस E अपॉन RT वो भी आर्हेनियस इक्वेशन है, उसी का डिफरेंट फॉर्म है। तो ये तो हो गया डिफरेंट टेम्परेचर, ये रिलेशन याद रखिएगा आप लोग, डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का क्या रिलेशन होता है। तो इसको तो आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो देखिए ये हो गया आपका रिलेशन, ये रेट कांस्टेंट है हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर पर। ये मान लीजिए यहाँ T2 क्या है, ग्रेटर देन T1 है, तो K2 क्या हो जाएगा, K2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, T2 ग्रेटर देन T1, तो K2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा। कभी कभी ये होता है कि रेट कांस्टेंट ना देकर क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन दे देता है, रेट कांस्टेंट ना देकर रेट ऑफ रिएक्शन दे देता है। लोअर टेम्परेचर पर दे देगा रेट ऑफ रिएक्शन, हायर टेम्परेचर पर भी दे देगा रेट ऑफ रिएक्शन। उस सिचुएशन में कैसे प्रॉब्लम सोल्व करेंगे उसको देख लीजिए। मान लीजिए एक रिएक्शन है, इसमें ए कन्वर्ट हो रहा है बी में प्रोडक्ट में, और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मान लीजिए कोई ऑर्डर तो मानना ही होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू लिखेंगे। ये भी ध्यान दीजिए यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं। यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं, तो कोई टेम्परेचर मान लेते हैं एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1 रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा K1 हम लोग लिए हैं T1 पर, और कंसंट्रेशन मान लीजिए रिएक्टिंग स्पीशीज का ये है। उसी तरह एट टेम्परेचर T2 क्या हो जाएगा, एट टेम्परेचर T2 हो जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा K2, और ये तो कांस्टेंट है, तो एट टेम्परेचर T1 ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, T2 पर ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन।
तो मान लीजिए इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इसके साथ, कुछ ले लें रेट ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए यहीं R1 है और ये क्या है R2 है। तो अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 को 1 से, रेट ऑफ रिएक्शन हायर टेम्परेचर को लोअर से डिवाइड कर रहे हैं, तो R2/R1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको R2 की जगह क्या है, R2 की जगह K2A और नीचे क्या है K1A। तो ये तो कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R2/R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको K2/K1। तो ध्यान दीजिए जो रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो है वहीं क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट का रेशियो, उसके रिस्पेक्टिव रेट कांस्टेंट का रेशियो हो जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं हम, तब लॉग, यहाँ क्या रिप्लेस कर सकते हैं R2/R1 और ये क्या हो जाएगा E/2.303, ये हो जाएगा 1/T1 - 1/T2। ये ध्यान दीजिएगा R2 कब है, रेट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2, R1 क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1। R2 क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2, R1 क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1। तो ये सेम चीज़ आ जाएगा, रेट कांस्टेंट को हम किससे रिप्लेस कर लिए हैं, रेट ऑफ रिएक्शन से। तो इससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम आता है। तब हम लोग प्रॉब्लम क्योंकि लंबा हो गया थोड़ा सा वीडियो, प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे जितना भी है टेम्परेचर से रिलेटेड, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, रेट कांस्टेंट से रिलेटेड, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। साथ ही साथ एक बच गया हम लोगों का इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में मेन एक टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। इसको भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या देखेंगे, एक तो हम लोग प्रॉब्लम रिलेटेड सब देखेंगे, टेम्परेचर वाला टर्म है आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड, साथ ही साथ देखेंगे इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। तो आज यही वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू।